नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मात्र 60 दिन शेष बचे हुए हैं। यूपीएससी द्वारा 25 मई को डेट निर्धारित कर दी गई है और 25 मई को आपको एग्ज़ाम कराई जाएगी। तो उसी क्रम में हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करने जा रहे हैं जो करंट अफ़ेयर से रिलेटेड है। साथियों, आपको पता है कि अगर 100 क्वेश्चन आता है जीएस में तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी जीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पीटी में वो इससे करंट अफेयर से रिलेटेड होते ही होते हैं। तो करंट अफेयर साथियों हमारी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण इसी क्रम में हो जाता है। तो पीटी 365 इसी क्रम में आज हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये विजन आईएएस द्वारा ये हर मतलब कि पीटी एग्जाम के पहले ही इसको निकाली जाती है और ये मेंस में भी निकाली जाती है। मेंस 365 भी आती है और पीटी 365 भी आती है। तो पीटी 365 पूरे साल भर के करंट अफेयर को समायोजित करके एक पीडीएफ में आपको दे दी जाती है। तो अब हम अपने वीडियो को आज हम शुरू करेंगे और आज पहले क्रम में हम ये देख राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो भी साल भर के करंट अफेयर से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, आज हम उसको इसके माध्यम से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले साथियों कि इस पीडीएफ में जो विजन आईएएस द्वारा जो पीटी 365 निकाली गई है पॉलिटी की, इस पीडीएफ में अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक के इसमें कवर की गई है। उसके बाद अपडेटेड पार्ट 1 आएगा, उसमें अक्टूबर के आगे की चंद चीज़ें कवर की जाएगी। तो हम अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच जो भी पॉलिटी से संबंधित करंट के मुद्दे हैं, उसको हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको यहीं पे बताते चलें कि आपको ये वीडियो देखने की क्यों ज़रूरत है? साथियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये पीडीएफ है, आप पीडीएफ जैसे दिल्ली में, इलाहाबाद में बहुत से बच्चे हैं, वो पीडीएफ को प्रिंट आउट वहाँ पे हर दुकान पे भरमा रहे प्रिंट आउट का। वो प्रिंट आउट को निकलवा के लेके आते हैं और पढ़ते हैं, बोरियत होता है उसको साइड में रख देते हैं और ज़्यादा उस पे डीप में फोकस कर नहीं पाते हैं, ठीक है? तो अगर आप ये वीडियो देखते हुए अपने पीडीएफ को पढ़ेंगे ना, तो शायद आपको बहुत हेल्प मिल जाए और आपकी चीज़ों को हम एक थोड़े से विस्तार में भी चीज़ें करते चलेंगे, जिससे आप अपने पढ़ाई के क्रम में इसको अच्छे से कर पाओगे और अपने दिमाग में इसको बैठा पाओगे। एग्ज़ाम में अगर आप जाओगे, अगर ये चीज़ें वहाँ पे मिलेगी ना, तो आप आसानी से उसको कर पाओगे। इसलिए वीडियो को देखते हुए उसके साथ-साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप पीडीएफ में पढ़ रहे हो या फिर प्रिंट आउट निकलवाए हुए हो, तो उसको इस वीडियो को देखते हुए अपने सामने उसको रख लीजिएगा। जो चीज़ें हम अंडरलाइन या हेडलाइन करेंगे, उसको हमारे साथ-साथ उसको करते रहिएगा और उसको आगे एक-एक क्रम में हम पढ़ते जाएँगे, ठीक है? तो अपना पीडीएफ निकाल लीजिए या अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको सामने रख लीजिए, वीडियो को देखते रहिए और जो भी चीज़ें हैं, जो भी अंडरलाइन, हेडलाइन या हम नोट कराएँगे, उसमें आप उसको करते जाइए, ठीक? इसमें साथियों जैसे अब पीटी 365 जो विजन आईएएस का है, इसमें देखो, इसमें विषय सूची पे आप जाओगे, तो इसमें हर एक टॉपिक को अलग-अलग कवर किया गया है। जैसे इलेक्शन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको कवर किया गया है। फिर संसद से महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें हैं, उसको कवर किया गया है। फिर संविधान से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उसको कवर किया गया है, ठीक है? फिर उसके नीचे उसी क्रम में आएँगे तो केंद्र राज्य संबंध, न्यायपालिका, उसके बाद महत्वपूर्ण अधिनियम विधेयक, ठीक है? फिर सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक, वैधानिक, कार्यकारी निकाय, उसके बाद गवर्नेंस, ये पॉलिटी के साथ-साथ गवर्नेंस में भी इसको साथ-साथ यहीं पे कवर किया गया है। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं। आप फटाफट अपना पेज पलट के आ जाइए इलेक्शन वाले टॉपिक पे और हम देखेंगे कि एक साथ एक चुनाव क्या है? मतलब कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है, ठीक है? ये सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में साथियों इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। ठीक, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 129वां संविधान संशोधन विधेयक को यहाँ पे पेश कर दिया गया है। ठीक, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। इस विधेयक में क्या-क्या कहा गया है? 129वां संविधान संशोधन विधेयक से प्रावधान क्या-क्या है? संविधान में एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद 82 ए जोड़ा गया है। ठीक, एक साथ एक चुनाव, इस अनुच्छेद 82 ए में क्या कहा गया है? 82 ए में साथियों में कहा गया है कि नए अनुच्छेद के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा, क्या-क्या? लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा में आम चुनाव कराएगी। मतलब कि लोकसभा हो गई और सभी राज्य विधानसभा हो गई, उसमें एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। इसलिए इसमें संशोधन करके संविधान में अनुच्छेद 82 जोड़ा गया। ठीक, विधानसभाओं का कार्यकाल, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के पूर्ण होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। मतलब अगर 2029 में अगर लोकसभा का कार्यकाल अगर समाप्त होता है, तो उसी के साथ-साथ सभी जो राज्य विधानसभा है,
चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जो भी मतलब राज्य विधानसभा है, लोकसभा के साथ साथ इनके कार्यकाल को उसी समय समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए यहाँ पे संविधान में एक अनुच्छेद 82 ए जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएंगे। ठीक, यहाँ पे एक अनुच्छेद 82 भी जोड़ा गया, 83 में भी संशोधन किया गया है। 83 में क्या संशोधन किया गया है कि इसमें असमाप्त अवधि, मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संशोधन के अनुसार जब लोकसभा 5 वर्ष के पूर्ण काल से पहले भंग हो जाती है तो लोकसभा विघटन की तिथि और पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बीच की अवधि असमाप्त अवधि मानी जाएगी। समय से पहले क्या, इसका अर्थ क्या है, पहले ये समझते चलिए कि अगर संशोधन करके ये, अगर इसके संशोधन के अनुसार ये कहा गया कि जब लोकसभा 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल से पहले अगर भंग हो जाती है तो लोकसभा विघटन की तिथि और पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के बीच की अवधि असमाप्त अवधि मानी जाएगी और जो भी नए चुनाव होंगे वो इसी असमाप्त अवधि के लिए ही होंगे। जैसे अगर 5 वर्ष से, अगर लोकसभा 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के पहले भंग हो गई, मान लेते हैं कि 3 साल तक सरकार चली और 3 साल के बाद सरकार गिर गई, तो सरकार गिर गई तो जो नया चुनाव होगा, या राष्ट्रपति ने अगर लोकसभा को भंग कर दिया या राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया तो जो शेष अवधि बचा है उसके लिए ही चुनाव आयोग द्वारा उस चुनाव को आयोजित किया जाएगा, ना कि 5 साल के लिए फिर से जो शेष अवधि है, जो असमाप्त अवधि है, उसी के लिए चुनाव होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में वही कह रहा है कि समय से पहले जो लोकसभा विघटन के बाद मध्यावधि चुनाव होंगे, इस चुनाव में जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि के लिए होगा। क्या कह रहा है, इस चुनाव में जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका जो कार्यकाल है वो केवल असमाप्त अवधि के लिए होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसका मतलब है कि अगर आपको जो चुनाव, अगर कोई भी सरकार अगर बीच अपने कार्यकाल में भंग हो जाती है तो उसका जो नेक्स्ट अगर चुनाव होता है तो जो असमाप्त अवधि, जैसे 5 साल के अंदर अगर 3 साल में सरकार गिरती है तो जो चुनाव होगा वो अगले 2 साल के लिए ही होगा, ना कि 5 साल के लिए। ठीक है, 172 में भी संशोधन किया गया है। 172 में क्या कहा गया कि राज्य विधानसभाओं के लिए वही जो सेम जो लोकसभा के लिए है वही राज्य विधानसभाओं के लिए, राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित किया गया है। विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है आर्टिकल 327। ठीक, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अभी एक साथ एक चुनाव के बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि एक साथ एक चुनाव आखिर में है क्या। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि एक साथ एक चुनाव से क्या है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में ये भी जाना जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, इसको एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इसका आशय क्या है, लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव को क्या कराना है, एक साथ कराना। ठीक, क्या क्या है, क्या क्या कह रहा है इसमें, लोकसभा भारत में इसका आशय क्या है, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के जो चुनाव है उसको एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। ठीक है, ऐसा होने पर इन सभी ऐसा होने पर विशेष निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो सभी चुनाव पे एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। जैसे अगर आपको, अगर मान लेते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव को जो संशोधन है वो लागू कर दिया गया और राष्ट्रपति की सहमति के द्वारा इसको लागू कर दिया गया पूरे देश में, तो क्या होगा कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत अगर मतदान हो रहा है तो एक ही दिन आपके क्षेत्र में अगर आप चुनाव देने जा रहे हो, अगर आप वोट देने जा रहे हो, चुनने जा रहे हो, तो आप एक ही दिन लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत के चुनाव को एक ही दिन आपको देना पड़ेगा वोट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन पूरे भारत में चुनाव कराने की बात कर दी गई है, ऐसा नहीं है। भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिन चुनाव होंगे। जैसे आज यहाँ है, कल किसी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में अलग दिन चुनाव होगा, कल किसी राज्य में अलग चुनाव हो सकता है, दिन बदल सकती है, लंबा प्रोसेस हो सकता है, लंबे क्रम में हो सकती है। लेकिन अगर आप चुनाव देने जाओगे, अगर आप वोट देने जाओगे ना, तो आप अगर वोट देने गए तो आप एक ही टाइम पे सभी लोगों को एक साथ वोट करके आओगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है कि लोकसभा, विधानसभा और ये पंचायत और नगर पालिका के लिए एक ही दिन वोट पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत में एक ही दिन वोट होगा। ठीक है, एक साथ एक चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान हो। ठीक, ठीक है, भारत में जो वर्ष 1951, 52, 57, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। इसका मतलब है साथियों, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो उसके ठीक बाद 51, 52 जो आम चुनाव हुई थी, जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें, फिर 57 में, फिर 62 में, फिर 67 में,
ये 4 बार साथियों जो है लोकसभा के साथ-साथ सभी विधानसभाओं में भी चुनाव हुए थे, ठीक है? लेकिन उसके बाद विधानसभाओं के भंग होने और लोकसभा के अपने असमय रूप से भंग होने की स्थिति में उनके क्रम में जो है साथियों डिस्टर्बेंस पैदा हो गई। तो लोकसभा का कार्यकाल आगे-पीछे हो गया और विधानसभाओं के सभी राज्यों में विधानसभाओं के कार्यकाल भी आगे-पीछे हो गए, ठीक है? 68-69 में राज्य विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र क्या हो गया था? बाधित हो गया था, जैसा हमने आपको बताया, ठीक है? एक राष्ट्र एक चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट कौन-कौन है? जैसे विधि आयोग की रिपोर्ट 177वीं रिपोर्ट में कहा गया है, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 2015 में कहा गया है, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के आयोग 2002 के तहत कहा गया है और 2017 में नीति आयोग के वर्किंग पेपर में भी इसकी सिफारिश की गई है, ठीक है? तो क्या इसमें हमने क्या समझा? एक राष्ट्र एक चुनाव जो है 129वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत जोड़ा गया है, ठीक है? 82A इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, 83 में संशोधन किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब होता है कि एक ही दिन जो है साथियों लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन पूरे भारत में चुनाव होगा, ठीक? 52, 57, 62 और 67 ये 4 बार लोकसभा विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ चुनाव एक साथ हुए थे। उसके बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया और इसमें जो है अनियमितताएं देखने को मिली, ठीक? नेक्स्ट है हमारा राज्य चुनाव आयोग। हम समझते चलते हैं कि राज्य चुनाव आयोग क्या है, ठीक है? सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि सीएजी की एक रिपोर्ट में कर्नाटक लेखा परीक्षा में कहा गया कि राज्य चुनाव आयोग का कमजोर होना स्थानीय सरकार के चुनावों में देरी का एक प्रमुख कारण है। जैसे बहुत से स्थानीय चुनाव हैं, उसमें देरी का प्रमुख कारण ये जो कर्नाटक लेखा परीक्षा रिपोर्ट आया इसमें कहा गया कि जो स्थानीय सरकार की जो चुनावें हैं इसमें देरी का एक महत्वपूर्ण कारण सीएजी की क्या है? सीएजी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसका स्थानीय सरकार के चुनाव में देरी का प्रमुख कारण क्या है? राज्य चुनाव आयोगों का क्या है? कमजोर होना है। राज्य चुनाव आयोग क्या होता है? एक भारत सरकार होती है, भारत निर्वाचन आयोग, सेंट्रल लेवल पे जो लोकसभा, विधानसभा, जो लोकसभा ध्यान से सुनना कि एक हमारा जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होती है वो किसके चुनाव कराती है? लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को क्या करती है? ये संपन्न कराती है। और जो राज्य चुनाव आयोग है वो राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका और पंचायत के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी उस पर होती है। तो कर्नाटक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग का कमजोर होना ही स्थानीय सरकार के चुनावों की देरी का एक प्रमुख कारण है। क्या है राज्य चुनाव आयोग? इसको हम समझते चलते हैं। ये स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। क्या है ये स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्थानीय स्वशासन के निकायों जैसे पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकायों आदि के चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है? जो केंद्रीय चुनाव आयोग है साथियों, यहीं पे जो कंफ्यूजन मत होना है, राज्य चुनाव आयोग सिर्फ स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव कराती है। राज्य विधानमंडल के चुनाव की जिम्मेदारी उसके हाथ में नहीं है। राज्य जो विधानमंडल है उसकी चुनाव जो है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही कराती है। राज्य चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो सिर्फ और सिर्फ स्थानीय स्वशासन के निकायों की जिम्मेदारी उसके पास में है, जैसे पंचायत का चुनाव हो गया, नगर पालिका का चुनाव हो गया, ठीक है? इसको कब जोड़ा गया था? इसको साथियों 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में इसको जोड़ के इसके गठन का प्रावधान किया गया था। किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो गॉडगिल समिति की सिफारिश पे इसको 73वें, पहले ध्यान से समझना, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसको गाडगिल समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? 243 जो के है उसका जो सब है, ये सब पार्ट एक है और 243 जेड ए जो है इसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करना तथा सभी चुनावों के संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोगों में निहित होगी, ठीक है? 243 के 2 में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें जो है और पदावधि किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएगी। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही पद से हटाया जाएगा। जो राज्य की जो हाई कोर्ट है, राज्य की जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया है, उसी आधार पर इसको पद से हटाया जा सकता है और उसे केवल जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल इसकी पदावधि को निर्धारित करता है, इसकी सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारित करता है
लेकिन इसको केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जाएगा। और इसको हटाने की प्रक्रिया कैसी होगी, जो किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। राज्य चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या हैं, इसको ध्यान से हम समझते चलेंगे कि राज्य चुनाव आयोग के हमारे कार्य क्या क्या हैं। राज्य चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, स्थानीय चुनावों के लिए मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन की देखरेख करना। मतदाता सूची जो भी होगा वो यही बनाएगा, जो स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए है। इसीलिए देखोगे साथियों कि स्थानीय जो निकाय के चुनाव हैं उनकी जो मतदाता सूची होती है वो अलग होती है, और जो विधानसभा या लोकसभा की जो चुनाव निर्वाचन चुनाव होती है उसके चुनाव की मतदाता सूची अलग होती है, क्योंकि उसकी जो मतदाता सूची है वो केंद्रीय चुनाव आयोग बनाती है, और जो स्थानीय निकाय के चुनाव की मतदाता सूची होती है वो राज्य चुनाव आयोग बनाती है। ठीक है। स्थानीय निकाय चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के सीटों को क्या करना, आरक्षित करना। क्या क्या कार्य है, ध्यान से समझते चलना, अंडरलाइन कर लेना। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन करना, मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन की देखरेख करना, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की सीटों को क्या करना, आरक्षित करना। स्थानीय निकाय चुनाव के संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का भी अधिकार इसको है। स्थानीय निकाय चुनाव के संचालन से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को क्या करना, सलाह देना भी इसके हाथ में है। ठीक है। ये इतनी चीजें हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि परिसीमन आयोग क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होती है। ये सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि किशोर चंद छगनलाल राठौड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश की स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों को समीक्षा करने का अधिकार है। ठीक है। हम समझते चलते हैं कि परिसीमन क्या होती है। अभी साथियों आपको बता दें कि पिछले जो 2024 का जो यूपीएससी का एग्जाम था उसमें पूछ दिया गया था कि परिसीमन हमारे भारत में कितनी बार की गई है। 1 2 3 4 3 4 5 6 ऐसे एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इसीलिए परिसीमन के बारे में कुछ समझने की हमको जरूरत पड़ जाती है, और परिसीमन को देखेंगे कि परिसीमन क्या होता है। आपने पॉलिटी की अगर पढ़ाई अच्छे से की होगी तो आपको पता ही होगा कि प्रत्येक जो है जो जनगणना होती है उसके ठीक बाद एक परिसीमन आयोग गठित की जाती है, और वो क्या करती है कि लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके क्षेत्रों का निर्धारण करती है। ठीक है। क्या कह रही है कि यह लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या, क्या क्या, प्रत्येक लोकसभा, क्या है, लोकसभा और विधानसभा के लिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो भौगोलिक सीमाएं हैं तय करने की प्रक्रिया है। जैसे कौन कौन से लोकसभा में कितना क्षेत्र आएगा, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य में लोकसभा और विधानसभा के लिए कितनी सीटें होंगी, उनकी भौगोलिक सीमाएं क्या होंगी, ये सब तय करने की जिम्मेदारी परिसीमन आयोग को होती है। और परिसीमन जो कार्य की जिम्मेदारी उच्च अधिकारी प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। इस संस्था को क्या कहते हैं, परिसीमन आयोग कहते हैं। इस संस्था को हम परिसीमन आयोग कहते हैं। संविधान के कहाँ है, अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन का कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाता है इसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करे। भारत में जो परिसीमन का गठन है वो 4 बार किया गया है। सीधा सीधा ये पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में कि भारत में परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया गया है, तो 52, 63, 73 और 2002, ये 4 बार किया गया। यह कैसी निकाय है, ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय, आई होप आपको संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, कार्यकारी निकाय, ये सब के बारे में आपको अच्छे से पता होगी। सांविधिक निकाय का मतलब होता है कि ये संविधान द्वारा नहीं बनाया जाता, ये संविधान द्वारा जो है मतलब संविधान में इसको नहीं लिखा जाता है, बल्कि सांविधिक निकाय का मतलब है कि इसको सदन द्वारा एक कानून बना के इसको लागू किया जाता है। सांविधिक, संविधान में इसका जिक्र कहीं नहीं होता। अगर संविधान में अगर किसी आयोग का जिक्र होगा तो वो संवैधानिक होता है। सांविधिक का मतलब होता है कि ये संसद में या सदन में कानून बना के इस संस्था का गठन किया जाता है, इसको सांविधिक निकाय कहते हैं। एक होता है कार्यकारी निकाय। कार्यकारी निकाय का मतलब होता है जो राष्ट्रपति के आदेश पे किसी भी संस्था का निर्माण किया जाए उसको हम कार्यकारी निकाय कहते हैं। संवैधानिक निकाय जिसका जिक्र संविधान में हो, जैसे निर्वाचन आयोग, यूपीएससी संस्था है, ये क्या है, संवैधानिक संस्था है। तो ये कैसी संस्था है, ये सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था का मतलब होता है जो सदन में एक कानून बना के इसको लागू किया जाता है, या इसको सदन में कानून बना के इसको गठन किया जाता है, उसको हम सांविधिक निकाय कहते हैं। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं और किसी भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर परिसीमन आयोग कह दिया कि लोकसभा का इस लोकसभा का क्षेत्र इतना होगा तो उतना ही होगा, ऐसा नहीं है कि इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती देके आप इसको
कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। इसके आदेशों की प्रतियां कहाँ होती है? संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती है, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होती है। बस इसको समक्ष रखी जाती है, उस पर चर्चा होती है, लेकिन इसमें संशोधन करने की अनुमति किसी को नहीं है। इसकी संरचना क्या होती है? अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमीशन द्वारा मनोनीत कोई चुनाव आयोग। एक सुप्रीम कोर्ट का सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, एक क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त होगा, और तीसरा होगा संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। ठीक। एक अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या क्या हमने, अच्छा एक बार रिवीजन कर लो। परिसीमन आयोग क्या है? जो लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करने की प्रक्रिया है। कहाँ है? आर्टिकल 42 में है। कितनी बार इसका गठन किया गया? 4 बार किया गया, 52, 63, 73 और 2002 में। अगर परिसीमन आयोग ने कोई निर्णय दे दिया तो उसको न्यायालय चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। क्या इसमें संशोधन को करने की शक्ति है? सदन को संशोधन करने की शक्ति नहीं है, लेकिन इसको लोकसभा राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती है। ठीक है। संरचना में बात करें तो अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमीशन द्वारा मनोनीत कोई चुनाव आयुक्त या संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसको हम वीवीपैट कहते हैं, ईवीएम वीवीपैट। ये सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में साथियों इसलिए हैं क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य बात 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में डाले गए वोट के साथ वीवीपैट पर्ची के 100% क्रॉस सत्यापन करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसमें साथियों जो ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स थे, इन्होंने इन्होंने एक याचिका दायर की थी और इन्होंने कहा था कि जो भी ईवीएम पे वोट पड़ रहे हैं, मतलब ईवीएम में बटन दबाने पे जो भी वोट पड़ रहे हैं, तो जो वीवीपैट है, वीवीपैट क्या होती है साथियों? अगर आप ईवीएम में वोट देंगे ना तो एक पर्ची निकल के आती है और इस पर्ची पे साफ साफ लिखा होता है कि आपने किसका वोट किसको दिया है। मतलब कि अगर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो उस पर्ची पे बीजेपी या कांग्रेस को दिखता है कि आपने किसको वोट दिया है, उस पर वो बन के एक पर्ची आती है। तो वीवीपैट ये होती है। अब वीवीपैट इन्होंने कहा कि वीवीपैट और ईवीएम ये दोनों के 100% क्रॉस सत्यापन करो, मतलब कि कितना वोट वीवीपैट पे पड़ा है और कितना वोट ईवीएम पे पड़ा है, इसके 100% मिलान करो। तो इससे अच्छा हम पर्ची पे ही वोट करा लेते, फिर हम ईवीएम पे कराने की जरूरत ही क्या थी? जब आपको सारी पर्ची गिननी ही है तो फिर ईवीएम की लाने की जरूरत क्या थी? इससे अच्छा हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय वीवीपैट ही पर्ची पे ही चुनाव कराते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, बोला नहीं 100% क्रॉस सत्यापन नहीं हो सकती। हाँ कुछ तो होती ही है, वो होगी, लेकिन 100% नहीं होगी। अब हम समझते हैं कि ईवीएम वीवीपैट क्या है। ठीक है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये वेरीफाई करती है कि आपने जो भी ईवीएम पे वोट दिया है वो आप सही जगह पे वोट गया है कि नहीं गया है। ये वीवीपैट हमारा इसको क्या करती है? इसकी गणना करती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर आधारित उपकरण है। ठीक है। इसे चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। कभी कभी पूछ देगा कि ईवीएम जो है किसने मिलकर विकसित किया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने मिलकर इसको विकसित किया है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्य करती है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती है। ठीक है। दो चीजें याद कर लेना कि जो ईवीएम है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों मिलकर बनाई है। भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो रक्षा मंत्रालय नहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हाँ रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत क्या करती है? वो कार्य करती है। ठीक है। 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग किया गया था। तो अगर आपके एग्जाम में अगर कभी पूछ दिया कि पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग कहाँ किया गया था, तो गोवा विधानसभाओं में। 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट को पहली बार पूरी तरह से उपयोग में लाया गया था। ठीक है। ईवीएम वीवीपैट का विकास क्रम कैसे कैसे हुआ? जो 1982 में साथियों केरल में विधानसभा उपचुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। तो अगर पूछे कि ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार कहाँ किया गया, तो ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार जो है केरल विधानसभा के उपचुनाव में किया गया। दूसरी बार साथियों 1989 में ईवीएम के उपयोग की अनुमति देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया। ठीक उसके बाद क्या हुआ? 2004 में
आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया और तब से सभी चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया। तो पहली बार सभी चुनावों में अगर आपसे पूछ दे कि पूरी चुनाव में सभी चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया, तो 2004 में। 2004 के लोकसभा चुनाव में साथियों पूरे भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग बाद में वीवीपैट के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनिवार्य कर दिया। और चंद्रबाबू नायडू और अन्य बनाम भारत संवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रत्येक विधानसभा या असेंबली सेगमेंट में 5 ईवीएम का वीवीपैट से अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। सभी ईवीएम का नहीं, 5 ईवीएम का जो वीवीपैट है, जो पर्ची निकल के आ रही है वीवीपैट में, उसका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा, जिससे रैंडम कोई भी ईवीएम उठा लेते हैं 5 रैंडम, उसमें से रैंडम किसी भी 5 ईवीएम को उठाए और उसमें वीवीपैट का मिलान कर लिए। इससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ, जिसको वोट दिया है वो सही जगह गया है। ईवीएम में 3 यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से? एक बैलेटिंग यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और एक वीवीपैट होती है। जो बैलेटिंग यूनिट होती है, इसका कार्य क्या होता है? ये कीपैड होता है, कीबोर्ड की तरह होता है। इसमें 16 बटन लगे होते हैं। अब किसको वोट देना है, कहाँ देना है, इसमें वोट डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो कंट्रोल यूनिट होता है, इसको मास्टर यूनिट भी कहते हैं, ये मतदान और पीठासीन अधिकारी के पास होता है। कंट्रोल यूनिट से ही ईवीएम को कंट्रोल किया जाता है। अगर आपकी चुनाव संपन्न हो गई तो कंट्रोल यूनिट से ही इसको इंड कर दिया जाता है। उसके बाद जो है उसमें अवैध रूप से चुनाव नहीं, आप वोट नहीं डाल पाओगे। ठीक है, ये पीठासीन अधिकारी के पास होता है। और फिर नेक्स्ट होता है वीवीपैट। वीवीपैट क्या होता है? ये ईवीएम का ही एक घटक है। यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसने वोट दिया है। ठीक है, वही पर्ची निकल के आती है। इसे मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने और ईवीएम का उपयोग करके मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करने, मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक, क्या इसके लाभ क्या हैं ईवीएम वीवीपैट के? पहली बात तो ये बैटरी पे चलता है और बाहर से सप्लाई आवश्यकता नहीं होती। आप इसको दूर दराज किसी भी इलाके में आप चुनाव संपन्न कराने के लिए आप इसको चार्ज करके आप इसको ले जा सकते हैं। अवैध मत की संभावना नहीं होती है, क्योंकि इसमें आप लगातार, जैसे पहले क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग होती थी। बूथ कैप्चर किए और पर्ची निकाले और मुहर निकाल के धकाधक उस पर मुहर मारे और मुहर मार के उसको बक्से में डाल दिए। तो वहाँ पे अवैध मत तमाम पड़ती थी, उसमें बूथ कैप्चरिंग की भी संभावना होती थी। तो इन सबसे अवैध मत भी रुकेगी, अवैध मत की भी संभावना नहीं होगी और बूथ कैप्चरिंग पे भी रोक लगेगी, क्योंकि इसमें प्रति 4 मिनट से अधिक वोटों की अनुमति नहीं देता। मतलब अगर आप एक बार वोट दे देंगे तो 4 मिनट बाद ही आप इसके नेक्स्ट वोट आप इसको डाल पाएंगे। तीसरी चौथी चीज क्या है? कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान की संभावना नहीं रहती है। कंट्रोल यूनिट किसके पास होती है? वो पीठासीन अधिकारी के पास होती है। अगर कंट्रोल यूनिट पे इंड या क्लोज का बटन अगर उन्होंने दबा दिया तो फिर उसमें मतदान की संभावना नहीं रहेगी। और ईवीएम के गलत तरीके से पूर्व प्रोग्रामिंग करने की भी कोई संभावना नहीं है। ईवीएम को आप गलत तरीके से ये नहीं सोच सकते कि ईवीएम को हम गलत तरीके से पूर्व प्रोग्रामिंग करके इसको हम क्या करें, इसको हम हैक करके इसमें हम मतलब कि वोट में छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया ईवीएम वीवीपैट। नेक्स्ट है हमारा आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उसके प्रतिनिधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक रूप से उपयोग करने के निर्देश जारी किए थे। यह निर्देश लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद जारी किए गए थे। ठीक, आदर्श आचार संहिता क्या है? इसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? सबसे पहले 1960 में केरल के राज्य विधानसभा चुनाव में की गई थी। प्रकृति क्या है? यह राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक सेट है। इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने हेतु जारी किया जाता है। आदर्श आचार संहिता के बारे में हम समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि आदर्श आचार जो संहिता होती है वो राजनीतिक जो भी दल है और उम्मीदवार को आचरण जो है उनको नियंत्रित करने हेतु जारी किए जाते हैं। आप हेट स्पीच नहीं दे सकते, आप किसी के बारे में बयानबाजी नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ें जो चुनाव आयोग द्वारा उसको नियंत्रित की जाती है, उन चीज़ों पे मतलब कि आचार संहिता लगा के उन चीज़ों पे नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 224 से अपना अधिकार प्राप्त करता है। इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी और शक्ति प्रदान की गई है। अभी हमने आपको यही बताया कि भारतीय जो निर्वाचन आयोग है इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? आर्टिकल 324 से अपना प्राधिकार ये प्राप्त करता है। ठीक है, कहोगे सर अच्छी बात है। 324
याद कर लेना। आर्टिकल 324 भारतीय निर्वाचन आयोग, भाग कौन सा है? भाग 15। भाग 15 में साथियों आर्टिकल 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को क्या है, कौन कौन सा संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी एवं शक्ति क्या की गई है? प्रदान की गई है। ठीक है, किसके किसके चुनाव कराएगी? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये भारतीय निर्वाचन आयोग कराएगी। और जो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो स्थानीय निकायों के चुनाव की जिम्मेदारी है, जैसे पंचायत के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। ठीक है, हालांकि संविधान में एमसीसी मॉडल कोड कंडक्ट के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है। किन पर लागू होती है? ये सभी राजनीतिक दल, उनके उम्मीदवार एवं पोलिंग एजेंट, सत्तारूढ़ सरकार और सभी सरकारी कर्मचारियों पर क्या होती है? ये लागू होती है। तो सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, जो सत्तारूढ़ सरकार है, जो मतलब सत्ता में है, उस पर भी लागू होगी, और जो सभी राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, उनके में लागू होती है। ठीक है, एमसीबी लागू होने के बाद प्रतिबंधित क्या क्या गतिविधियां हैं? जैसे अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो क्या क्या गतिविधियां प्रतिबंध हो जाएगी, क्या क्या गतिविधियों पर प्रतिबंधित या रोक लगा दी जाएगी? कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं, कौन कौन सी ऐसी गतियां हैं, देखते हैं। ऐसी कोई नीति, परियोजना या योजना घोषित नहीं की जा सकती जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हो। जैसे जैसे अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, मतलब कि आदर्श आचार संहिता अगर लागू हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद मोदी जी आएंगे और कहेंगे कि फलाना योजना हम शुरू करने जा रहे हैं, या ममता बनर्जी आएंगी, वो कहेंगे कि हम फलाना योजना शुरू करेंगे और ये करके हम महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया महीना डालेंगे और सभी लोगों को 20-20 हजार रुपया महीना देंगे और 500 किलो अनाज हम साल में प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा मतलब कुछ भी वाहियात जो घोषणा होती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं की जा सकती अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर लागू कर दिया गया तो ऐसी नीति या परियोजना योजना घोषित नहीं की जा सकती जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, सरकारी कोष से धन का उपयोग कर विज्ञापन जारी करने पर रोक लग जाती है। आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने पार्टी का है, किसी भी चुनाव से, मतलब कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट अपनी पार्टी का और किसी भी ऐसी योजना परियोजना का जो प्रचार कर रहे हैं जिससे चुनाव प्रभावित होता है, और चुनाव प्रभावित होने के साथ साथ उसकी खर्चा सरकारी कोष से की जा रही है, तो इस पर भी प्रतिबंधित हो जाता है। आप खर्चा कीजिए, आप पार्टी फंड से कीजिए, पार्टी फंड से आप जितना भी खर्चा करेंगे आप कीजिए, लेकिन उस पर भी एक लिमिट होती है। लेकिन आप सरकारी कोष से धन का उपयोग करके विज्ञापन आप जारी नहीं कर सकते हो। ठीक, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में किसी भी तदर्थ नियुक्ति पर रोक हो जाती है। ठीक बात, सरकारी नौकरी अब नहीं निकलेगी, सार्वजनिक नौकरी नहीं निकलेगी, सरकारी नौकरी अब चुनाव होने के बाद ही निकलेगी। ठीक है, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक लगा दी जाती है। ठीक, चुनाव प्रचार करने के लिए परिवहन, मशीनरी और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से कोई अनुदान या भुगतान नहीं कर सकते। एमसीसी लागू रहने की अवधि क्या क्या है? यह चुनाव आयोग की घोषणा होने से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक लागू रहती है। पहली बात, उल्लेखनीय है कि इस अवधि को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ और अन्य वाद में सही ठहराया था। ठीक है, इसके उल्लंघन के परिणाम क्या क्या है? इस संहिता का जो है कोई कानूनी अधिकार नहीं है, साथ ही इनका उल्लंघन करने पर दंडात्मक उपायों की भी कमी है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनका उल्लंघन करोगे तो आपको दंड दी जाएगी, बहुत सजा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए एमसीसी को प्रभावी तरीके से लागू करने में हमको क्या आती है, समस्या आती है। हालांकि कुछ जो भारतीय नागरिक संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो आरपीए 1951 है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है 1951, जैसे कानूनों में दिए गए प्रावधानों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। जैसे किसी भी उम्मीदवार के चरित्र व्यवहार के बारे में झूठे बयान प्रकाशित करने के खिलाफ जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 की धारा 124 के 3 के तहत कार्यवाही क्या कर जाती है, की जा सकती है। ठीक है, समझ गए? किसी भी उम्मीदवार के चरित्र व्यवहार के बारे में अगर झूठे बयान, जैसे अगर कहें मोदी चोर है या राहुल गांधी पप्पू है, अगर ये किसी भी चरित्र व्यवहार के बारे में झूठे बयान प्रकाशित करने के खिलाफ ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा जो 123(4) है, इसके तहत उसकी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के अंतर्गत, पहले भारतीय दंड संहिता होता था, अब इसको भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 172 है उसके अंतर्गत मतदाता पहचान जालसाजी या प्रतिरूपण एक चुनावी अपराध है। मतदाता की पहचान संबंधी जालसाजी या प्रतिरूपण क्या है, एक चुनावी अपराध है।
आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी और आपको ये चीज़ें आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे और आप लिख पा रहे होंगे। बोर मत होइएगा, साथ-साथ पढ़ते रहिए और समय परीक्षा में बिल्कुल समय नहीं है, समय की घड़ी बहुत नज़दीक है, तो इसलिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट हमारा है लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव। अभी हाल-फिलहाल में 2024 में लोकसभा के चुनाव क्या किए गए? लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए गए। सुर्खियों में क्यों हैं? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न कराए गए। लोकसभा चुनाव के अगर हम बारे में बात करें कि लोकसभा चुनाव क्या है, तो लोकसभा चुनाव सदस्यों के चुनाव जो हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पे क्या होती है? अंतर्गत होती है। इसके तहत लोकसभा का प्रत्येक सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्या है? लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके तहत लोकसभा का जो प्रत्येक सदस्य होता है, एक लोकसभा का भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अगर लोकसभा का एक क्षेत्र है, उसमें एक लोकसभा सदस्य होगा, वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। उसको हम क्या करते हैं? निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, इसलिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली में जिस उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होता है, उसे क्या करते हैं? निर्वाचक घोषित कर दिया जाता है। जैसे आपकी मान लेते हैं कि कोई लोकसभा क्षेत्र है और उस लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं। जैसे बीजेपी से कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, कांग्रेस से कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, आम आदमी पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, सपा से कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, बसपा से कोई कैंडिडेट खड़ा होगा। तो हम मान के चलते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट में से सिर्फ एक ही कैंडिडेट जीतता है, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वो कोई भी हो सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम यहीं पे समझते चलते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र जो हमारा लोकसभा का जो चुनाव होता है, वो निर्वाचन क्षेत्रों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पे लागू की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 50% से अधिक जो वोट पाएगा वही वो निर्वाचक क्षेत्र का सदस्य होगा, ऐसा नहीं है। वो कोई भी हो सकता है जो उन सब में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यही होता है कि जैसे अगर 10 कैंडिडेट हैं, 10 में कोई भी अगर व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा इन 10 में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट लेके आएगा, वो क्या होगा? वो उस निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य घोषित किया जाएगा। वो कोई भी हो सकता है। वो 10%, 15%, 20%, 25% वोट के साथ भी उस क्षेत्र का सदस्य बन सकता है, बशर्ते वह जो भी सदस्य हैं, उनसे वो ज़्यादा वोट पाया हुआ हो। ठीक है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारा यही कहता है कि जो उन सबके सदस्यों में जो रेस में सबसे आगे निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 100 वोट हैं। 100 वोट में से जो पहला सदस्य है, जो कैंडिडेट जो विजेता घोषित किया गया है, उस कैंडिडेट को मात्र 30% वोट मिले हैं। ठीक है? मतलब 30 वोट मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 30% लोगों का वोट पाके वो सदस्य नहीं बन पाएगा। वो सदस्य बन जाएगा, बशर्ते जो उसके नीचे के कैंडिडेट हैं, वो 30 वोट ना पाए हों। कोई 28 है, कोई 25 है, कोई 10 है, कोई 5 है, कोई 2 है। तो सबसे ज़्यादा जो वोट पाएगा वो क्या होगा? वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसी के ठीक विपरीत होता है एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये होता है, इसके समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत होता है। इसमें ये होता है कि जो जितना परसेंट वोट पाएगा, उस हिसाब से उसकी प्रतिनिधि जो है सदन में मौजूदगी होगी। वो अलग चीज़ है, बाद में उसको हम आगे समझेंगे अगर कहीं आएगा तो। तो लोकसभा हमारे जो चुनाव होता है, उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। ठीक है? लोकसभा की अवधि कितनी होती है? बैठक की तारीख से सामान्य कार्यकाल के लिए 5 वर्ष का होता है। इसके बाद लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। राष्ट्रपति को जो है 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी किसी भी समय लोकसभा भंग करने का अधिकार है। तो लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है? ये 5 वर्ष के बाद भी नहीं, ये 5 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति इसको भंग कर सकती है और इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। लोकसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल खत्म होने के बाद इसे 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल साथियों हमारे संविधान में आर्टिकल 352 में दिया हुआ है। 352, 56 और 60 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान किया है हमारा संविधान। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाना है तो संसद में कानून द्वारा एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और उसको कितनी भी बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे इंदिरा गांधी के समय साथियों, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्होंने कई बार साथियों जो है लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया था। ठीक है?
और आंतरिक जब आपातकाल खत्म हो जाती है तो उसके 6 महीने से ज़्यादा इसको क्या होगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल है, उसके दौरान एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा और आपातकाल खत्म होने के बाद इसे 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। संवैधानिक प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल, अभी हमने पीछे चर्चा किया कि आर्टिकल 15 में साथियों हमारा आपातकाल से संबंधित आर्टिकल 15 में शामिल अनुच्छेद 324 से 329 लोकसभा चुनाव में प्रावधान से संबंधित है। ठीक है? आर्टिकल भाग हमारा जो 15 है, भाग 15 किससे है? निर्वाचन से संबंधित भाग प्रावधान है। आर्टिकल देखिए साथियों, समझिए ध्यान से, आर्टिकल 324 जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 324 से 329 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। वो कहाँ है? भाग 15 में। और यहीं पे लोकसभा चुनाव के प्रावधान जो भी है यहीं पे कर दी गई है। आपातकाल कहाँ है? यहीं पे समझते चलिए। आपातकाल साथियों आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। ये कौन से भाग में है? भाग 18 में है। ठीक है? तो भाग 15 निर्वाचन, भाग 18 आपातकाल और भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है? याद करते रहिएगा, क्योंकि भाग भी पिछले एग्जाम में सीधे सीधे भाग से दे दिया गया था। भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9A, भाग 9B। ठीक है? ये सब संबंधित यहाँ पे बहुत से भागों से सीधा सीधा भाग और आर्टिकल से क्वेश्चन आजकल बनते हैं, तो वो भी अपने ध्यान में रखते चलिएगा कि भाग 15 निर्वाचन हो गया, भाग 18 आपातकाल हो गया, भाग 20 संविधान संशोधन हो गया। ठीक है? अब चुनाव से संबंधित जो अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, उस पर हमें चर्चा करते हैं। ठीक है? अनुच्छेद 329B ये क्या कहता है, ये क्यों चर्चा है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या है साथियों? हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 329B का उपयोग किया। आयोग ने मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लिया। एक मामले में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में अनुच्छेद 300B का उपयोग करते हुए आयोग ने क्या किया? आयोग ने मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लिया है। तो निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 329B का उपयोग किया है। किसने किया है? निर्वाचन आयोग ने। निर्वाचन आयोग के साथियों क्या होता है? 329B क्या है कि अपने जो मतदान प्रक्रिया है उसमें न्यायिक हस्तक्षेप रोकने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लिया है। चलिए जानते हैं कि आर्टिकल 329B है क्या। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए होने वाले चुनावों को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। आर्टिकल 329B कहता है कि संसद के किसी भी सदन, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन यानी विधानसभा या विधान परिषद, इसके संबंधित कोई भी चुनाव को लेकर जो सदन के लिए होने वाले चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका उसी प्राधिकरण के समक्ष उसी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसका प्रावधान समुचित विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या उसके अधीन निर्धारित किया गया हो। ठीक है? तो अगर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और उसके अधीन जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसी के अनुसार जो है वो सदन या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित कोई भी याचिका होगी उसी प्रक्रिया के तहत रखी जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 329B कहता है। ठीक है? पुन्नुस्वामी निर्णय बनाम रिटर्निंग ऑफिसर नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र और अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर चुनाव की घोषणा कर दिए जाने के बाद कोर्ट जो है निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर अगर चुनाव की घोषणा कर दी गई तो उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है हमारा आरपीए जो है 1951 उसकी धारा 80 के अनुसार भी आरपीए जो है उसके धारा 80 के अनुसार भी चुनाव याचिका दायर किए बिना किसी भी चुनाव की वैधता की चुनौती या उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो बिना चुनाव याचिका दायर किए आप सोचोगे कि किसी भी चुनाव की वैधता को हम चुनौती दें या उस पर सवाल उठाएं, तो ये कहीं से जायज़ नहीं है। इसलिए आर्टिकल 329B का प्रयोग करके निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को उठाया है। ठीक है? इससे जुड़ी अपीलें कहाँ की जाती है? इससे जुड़ी जो भी अपीलें हैं भारत के कहाँ की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाएगी। ठीक? इससे जुड़ी अपीलें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जाएगी। चुनाव याचिका किसी भी उम्मीदवार या चुनाव से संबंधित किसी निर्वाचक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की जा सकती है। ये जो चुनाव याचिका होती है वो किसी भी उम्मीदवार द्वारा या चुनाव से संबंधित किसी भी निर्वाचक व्यक्तिगत रूप से भी दायर की जा सकती है। निर्वाचक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो चुनाव में मतदान करने का हकदार था, जिससे चुनाव याचिका संबंधित है। ठीक है?
नेक्स्ट है हमारा चुनाव में नामांकन, नॉमिनेशन इन इलेक्शन। चुनाव में नामांकन क्या है, चलिए देखते हैं। हाल ही में एक उम्मीदवार को लोकसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया। एक लोकसभा उम्मीदवार था, उसको निर्विरोध चुन लिया गया क्योंकि विरोधी उम्मीदवार का नामांकन पत्र जो है रिटर्निंग अधिकारी ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। रिटर्निंग अधिकारी ने जो विरोधी उम्मीदवार का नामांकन पत्र था वो खारिज कर दिया गया, और उस जो निर्वाचन क्षेत्र था उससे कोई भी कैंडिडेट के न खड़े होने से एक ही व्यक्ति को निर्विरोध चुन लिया गया। चुनाव में नामांकन के बारे में क्या प्रक्रिया है, चलिए समझते हैं। जो आरपीए 1951 की धारा 33 है, उसमें वैध नामांकन के लिए आवश्यक शर्तों को परिभाषित किया गया है। ठीक, किसी निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार का एक प्रस्तावक होना चाहिए। मान्यता प्राप्त जो है राजनीतिक दल जो है उसके उम्मीदवार का एक प्रस्तावक होना चाहिए। अगर आप जो है निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका मन हो गया कि चलिए चुनाव लड़ते हैं, और अगर आपको चुनाव लड़ना है और अपने निर्वाचन क्षेत्र में आपको नामांकन दाखिल करना है, तो आपको क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपके पास एक प्रस्तावक होना चाहिए। जैसे अगर आप बीजेपी या कांग्रेस से अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं या कोई भी ऐसी पार्टी जिसको मान्यता चुनाव आयोग ने दिया हुआ है, तो अगर आप उस दल के उम्मीदवार हैं तो आपके पास एक प्रस्तावक होना चाहिए। ठीक, अगर आप निर्दलीय हैं और गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार, जैसे आपने एक छोटा मोटा कोई अपना पार्टी बना लिया है, या फिर जिसको मतलब कि आपकी पार्टी को अगर मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपके पास 10 प्रस्तावक होने चाहिए। या अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो भी आपके पास कितने प्रस्तावक होने चाहिए, 10 प्रस्तावक होने चाहिए। सिंपल सा मतलब है कि अगर आप मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जो जो भी पार्टी जिसको चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है, अगर आप उस पार्टी से हैं तो आपके पास एक प्रस्तावक होने चाहिए, और अगर आप निर्दलीय या गैर मान्यता प्राप्त हैं तो आपके पास 10 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक जो है उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का क्या होना चाहिए, मतदाता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लड़ रहे हैं बनारस से और आप मतलब कि बिहार के बेगूसराय से प्रस्तावक उठा के लाएंगे। प्रस्तावक बनारस का ही होना चाहिए, वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र का ही होना चाहिए, और वो वहाँ के मतदाता भी होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ कहा गया है, ये चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के बारे में बताई गई है। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 33 है, इसमें नामांकन पत्रों की प्रस्तुति और वैध जानकारी देने से संबंधित प्रावधान किए गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उन मामले में निजता का अधिकार है जिनका मतदाताओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है, या जिन मामलों का उम्मीदवार के सार्वजनिक जीवन की भूमिका से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आरपीए 1951 की धारा 36, इसमें नामांकन की जांच का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण में पर्याप्त खामी के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी को उस उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये हमारी जो है निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। नेक्स्ट है हमारा रीपोलिंग, पुनर्मतदान। आइए समझते हैं कि पुनर्मतदान क्या होता है। भारतीय जो निर्वाचन आयोग ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोकसभा आम चुनाव के लिए पुनर्मतदान कराया है। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के जो विभिन्न मतदान केंद्र है, वहाँ पे लोकसभा आम चुनाव के लिए पुनर्मतदान कराया गया है। पुनर्मतदान क्या होता है, चलिए समझते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पुनर्मतदान से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। वे परिस्थितियां जिनके तहत पुनर्मतदान की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक आपदा हो या हिंसा हो, वोटिंग मशीन के क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने के कारण, बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव रद्द कर दिए जाने के कारण, या मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है, जैसे राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण, तो पुनर्मतदान कराई जाती है। पुनर्मतदान क्यों कराई जाती है, पुनर्मतदान कराने की क्या व्यवस्था है हमारे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में। पुनर्मतदान या तो प्राकृतिक आपदा हो या हिंसा हो तो पुनर्मतदान कराई जाएगी। वोटिंग मशीन के क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने के कारण भी पुनर्मतदान कराई जाएगी, या बूथ कैप्चरिंग के कारण अगर चुनाव रद्द कर दिया जाता है तो भी पुनर्मतदान कराई जाएगी, और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो भी वहाँ पे पुनर्मतदान कराई जाएगी। तो इसी क्रम में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोकसभा के आम चुनाव के लिए पुनर्मतदान क्या हुआ, कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा साइलेंस पीरियड। साइलेंस पीरियड का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के तहत राज्यों में किसी चरण में मतदान दिवस के 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड लागू कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि आपके चुनाव में, आपके यहाँ जैसे लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में आपके यहाँ तीसरे, मान लेते हैं कि द्वितीय चरण में आपके यहाँ चुनाव है। द्वितीय चरण का चुनाव मान के चलते हैं जैसे 1 मार्च को आपके यहाँ है, तो 1 मार्च से ठीक पहले जो 48 घंटा है, उसके 48 घंटे से पहले ही साइलेंसिंग पीरियड लागू कर दी जाती है। साइलेंसिंग पीरियड क्या होता है,
साइलेंसिंग पीरियड का मतलब होता है कि मतदान के दिन से कुछ समय पहले, मतलब वही 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर एकदम से प्रतिबंध हो जाता है, ठीक है। साइलेंस पीरियड जो होता है मतदान के दिन से 48 घंटे पहले शुरू होता है और मतदान समाप्त होने के बाद ही खत्म होता है, ठीक। वैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में साइलेंस पीरियड जो है पद का उल्लेख नहीं किया गया है। आरपीए जो 1951 है उसमें साइलेंस पीरियड पद का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये 48 घंटे पहले लागू कर दी जाती है और जब मतदान समाप्त हो जाता है उसके बाद ये खत्म हो जाता है। साइलेंस पीरियड के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ प्रतिबंध क्या क्या हैं? टेलीविजन या इसी तरह के अन्य डिवाइस का उपयोग करके किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार या किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम जैसे संगीत कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक लगाती है। और जैसे आप अगर आरपीए एक्ट जो हमारा 1951 कहता है कि अगर साइलेंस पीरियड लागू हो गया, साइलेंस पीरियड कब लागू होता है? मतदान दिवस के 48 घंटे पहले। अगर साइलेंसिंग पीरियड लागू हो गया तो आप चुनाव प्रचार पे पहली बात बिल्कुल से रोक लग जाती है, आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज मनोरंजन कार्यक्रम, आप मनोरंजन कार्यक्रम एकदम नहीं चला सकते, चुनाव प्रचार प्रसार पे एकदम रोक लग जाती है। और इसका जो 126 ए है वो एग्जिट पोल आयोजित करने, जैसे बहुत सी न्यूज चैनल है वो एग्जिट पोल जारी करती हैं, तो एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर क्या करती है? रोक लगाती है। 126(1)(b इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव से संबंधित कोई भी ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। तो चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है, चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक लगा देती है, मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से जो चुनाव प्रचार प्रसार होती है उस पर रोक लगा देती है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर भी रोक लग जाती है और ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर भी रोक लग जाती है। ये होता है हमारा साइलेंसिंग पीरियड, 48 घंटे पहले इसको लागू कर दी जाती है, ठीक है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन, OCMC, एक उम्मीदवार और अनेक निर्वाचन क्षेत्र। जैसे कोई भी आप देखते होंगे साथियों, जैसे अभी राहुल गांधी क्या हुए, राहुल गांधी अमेठी से उनको डर था कि हम शायद चुनाव, पिछली बार उनको लगा था कि हम शायद चुनाव हार जाएंगे, तो उन्होंने अमेठी छोड़ के वहां से वायनाड से लड़ा था पिछली बार 2019 में। लेकिन 2024 में क्या किए, वो वायनाड और रायबरेली दोनों से साथ साथ चुनाव लड़ गए। तो उम्मीदवार तो एक ही हैं लेकिन निर्वाचन क्षेत्र अनेक है। तो इससे संबंधित हमारे आरपीए में क्या कहा गया है और हमारे यहाँ पे क्या प्रावधान है इसके चुनाव संबंधित, आइए जानने की कोशिश करते हैं। संविधान ने संसद को चुनाव आयोजित करने के तरीके को विनियमित करने का अधिकार दिया है। तो अगर चुनाव आयोजित करने के तरीकों को विनियमित कौन करता है? चुनाव आयोग के तरीके को विनियमित कौन करता है? तो संसद करता है। इसीलिए किसी उम्मीदवार द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित जो प्रावधान है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 में क्या कर दी गई, बनाई गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में संसद द्वारा ही तो बनाई जाती है, इसीलिए चुनाव आयोजित करने के जो तरीके हैं उसको विनियमित करने का अधिकार भी किसके पास है? सदन के पास ही है, संसद के पास ही है। अधिनियम के तहत 1996 तक किसी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। इस अधिनियम के तहत साथियों 1996 तक 1996 तक किसी भी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। इसका मतलब है कि ये नहीं कि आप 2, 3, 4 आप जितना मन करे उतने निर्वाचन क्षेत्रों से आप अपना नामांकन पत्र दायर कीजिए, बशर्ते आप राष्ट्रीय पार्टी, आप अगर किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं तो आपको एक प्रस्तावक होने चाहिए। और अगर आप किसी भी प्राइवेट या अपने मतलब ऐसी दल से खड़े हैं जो राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है या निर्दलीय हैं, तो आपके पास कम से कम 10 प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र से होने चाहिए। आप अपना नामांकन को क्या कर सकते हैं? दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके निर्वाचन क्षेत्रों पे कोई सीमा नहीं थी। इसका मतलब है कि आपको कितनी चाहे आप जितना मन करे उतने भी निर्वाचन क्षेत्रों से आप नामांकन अपना दायर कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रावधान क्या है? इसमें साथियों आरपीए की जो उपधारा 33(7) है, ये एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है। उसके बाद जो 33(7) में एक प्रावधान कर दिया गया कि आप अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मनमानी सीटों से लड़ेंगे। अब एक अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपको 2 सीटों से ही चुनाव लड़ने की अनुमति देते हैं, ठीक है। इसकी उपधारा को 96 में संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इससे पहले उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने तो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अब क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है कि आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम आप 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें प्रावधान, इसकी धारा 70 में क्या प्रावधान किया गया है कि उम्मीदवार को एक से अधिक सीटों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सीट को छोड़कर दूसरे सीट से त्यागपत्र देना होगा।
इस प्रकार यदि कोई उम्मीदवार 2 सीटों से जीतता है, तो उसके द्वारा रिक्त की गई सीट पर उपचुनाव आवश्यक होती है। जैसे राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते और रायबरेली से भी चुनाव जीत गए। अब उनको एक सीट छोड़ के अब उनको ये सूचना देनी पड़ती है निर्वाचन आयोग को कि हमने हमें कौन-सा सीट छोड़ना है और कौन-सी सीट पे हमको सदस्य बनना है। जैसे मान लीजिए उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ दिया और रायबरेली सीट को पकड़ लिया, तो वो रायबरेली से निर्वाचक सदस्य मनोनीत मतलब घोषित हो गए और वो रायबरेली के प्रतिनिधित्व करेंगे। वायनाड की सीट खाली हो गई और वायनाड की सीट पे अब उपचुनाव होगी। अभी इसी क्रम में वायनाड सीट पे उपचुनाव हुआ था, जिस पे चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पे अपना जो है निर्वाचन अपना दायर किया था। तो उनको जो है अब वहाँ से सदस्य चुन लिया गया है। तो ठीक वही होता है। अगर एक बात यहीं पे समझते चलो, अगर कोई भी व्यक्ति 2 निर्वाचक क्षेत्रों से अगर वो सदस्य बन जाता है, तो उसको चुनाव आयोग को सूचना देनी पड़ती है कि मुझे कौन-सी सीट पे रहना है और कौन-सी सीट पे नहीं रहना है। अगर ये सूचना एक निश्चित समयावधि के अंदर अगर चुनाव आयोग को नहीं दी जाती है, तो उसकी दोनों ही सीटों को रिक्त मान लिया जाता है और उसकी सदस्यता को मतलब निलंबित कर दिया जाता है, उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है? इसलिए उसको लिखित एक क्या होता है? लिखित एक देना पड़ता है निर्वाचन आयोग को। ठीक, नेक्स्ट है हमारा होम वोटिंग। होम वोटिंग क्या है? 2024 के चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई। आयोग का यह कदम उनके आदर्श सभा कोई भी मतदाता पीछे न छूटे के अनुरूप है। ठीक है? होम वोटिंग सुविधा के बारे में, इस सुविधा के अंतर्गत मतदान कर्मचारियों को सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया जाएगा। होम वोटिंग क्या है? होम वोटिंग के तहत क्या होता है साथियों कि मतदान जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा कर्मियों की देख-रेख में मतदाता के घर से मतदान कराया जाएगा। इस दौरान मतदान की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके मतलब कि ऐसा नहीं कि अब आप कहोगे कि हम घर पे सोए रहेंगे, भेजो चुनाव वाले को अब आके हमारे यहाँ वोट कराएँ, हम टीवी देखते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए हम सोएँगे और हम वोट दे देंगे, ऐसे नहीं। इसके लिए भी कुछ मतलब कि निर्धारित की गई है कि अब कौन व्यक्ति ही कि मतलब किसको जो है सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में उसके घर पे मतदान कराया जाएगा। वो या तो 40% दिव्यांगता के तहत आने वाला व्यक्ति हो, ठीक है? या 85 वर्ष से अधिक आयु का वरिष्ठ नागरिक हो। अभी हाल-फिलहाल में किसी भी बिहार या तो यूपी पीसीएस में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि होम वोटिंग की सुविधा के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकतम कितने आयु होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 85 वर्ष। अगर 85 वर्ष अगर आप हैं या उससे अधिक की आयु है, तो आप वरिष्ठ नागरिक हैं और आपके घर पे सुरक्षा कर्मियों की देख-रेख में मतदान कर्मचारियों के द्वारा आपके गुप्त मतदान कराया जाएगी, ठीक है? मतदान के समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कौन-कौन से कदम हैं? चलिए इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आयोग ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी विस्थापितों के लिए फ़ॉर्म एम की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। इससे उन्हें मतदान करने में आसानी होगी। साथियों पहले जम्मू और उधमपुर में रहने वाले जो कश्मीरी विस्थापित थे, उनके लिए एक अलग से फ़ॉर्म एम होता था, उसके तहत वो चुनाव करते थे। अब वो बहुत लंबी-चौड़ी प्रक्रिया होती थी, बहुत ही मतलब जटिल प्रक्रिया होती थी, बोझिल प्रक्रिया, उसको समाप्त कर दिया गया। अब उन्हें आसानी से मतदान कर दी जाती है। आयोग ने एसबीडब्ल्यूपी में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने का फैसला किया। आयोग ने क्या किया है कि एसबीडब्ल्यूपी में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने का फैसला किया। साथ ही आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के मित्रों, परिवारों, मतदान अधिकारियों आदि को भी संवेदनशील बनाया जाएगा। ठीक, उसके बाद और क्या-क्या निर्वाचन आयोग कदम उठाई है? प्रस्तावित बहु-निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यह प्रवासी मतदाताओं को उनके मौजूदा निवास स्थान से अपने मत के प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी। जैसे अगर कोई प्रवासी मतदाता है, तो वो अपने मौजूदा निवास स्थान से अपने मत का प्रयोग कर सकता है और किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है। एक नेक्स्ट है हमारा डाक मतपत्र। डाक मतपत्र के द्वारा भी मत भेजने की अनुमति है। डाक मतपत्र के द्वारा कौन-कौन लोग मतदान कर सकते हैं? जैसे कोई विशेष मतदाता है, कोई सेवा मतदाता है, इलेक्शन ड्यूटी पे जो तैनात मतदाता है या मतदाता जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन व्यक्ति होते हैं, वो किसके द्वारा जो है अपने मत को भेजते हैं और किसके तहत जो है अपनी जो है म अपने मत का प्रयोग करते हैं और मतलब कि वोट देते हैं। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन जो मतदाता हैं, वो अपने डाक मतपत्र के माध्यम से वो चुनाव अपना दे सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन साथियों हमारे आर्टिकल 22 में अपराधों से संबंधित जो है बहुत सारी मतलब कि 2 प्रावधान की गई है और उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को जो है शक के आधार पे जो है हिरासत में ले लेना कि आगे चल के ये कुछ भी बड़ी मतलब कि गतिविधियों में शामिल हो सकता है
या कुछ बहुत बड़ी चीज़ों को या घटना में भागीदारी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको शक के आधार पे जो है डिटेंशन कर देना, उसको एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रखा जाता है और उसको जो है सुरक्षा कर्मियों की देख-रेख में उसको किसी भी प्राइवेट जगह पे या किसी भी सरकारी जगह पे उसको प्रिवेंटिव कर दिया जाता है, उसको डिटेंशन कर दिया जाता है। तो वो अपने मतदान को कैसे करेंगे? वो अब डाक मतपत्र के द्वारा अपने मतदान को भेज सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित जो भी उनको जो अपराध में दोषी संबंधित संरक्षण है, वो हमारे आर्टिकल 22 में मौलिक अधिकार के तहत इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, एक प्रॉक्सी वोटिंग आता है। प्रॉक्सी वोटिंग क्या है? इसके तहत पंजीकृत निर्वाचक जो है अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है। यह सुविधा केवल सेवा मतदाताओं के लिए ही उपलब्ध है। ठीक, सर्विस वोटर यानी सेवा मतदाताओं में शामिल कौन कौन है? सशस्त्र बल के सदस्य, किसी पुलिस का ऐसा सदस्य जो उस राज्य के बाहर सेवा प्रदान कर रहा है, या सेना अधिनियम 1950 जिस पर लागू है उस बल का सदस्य, या भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत वह व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन है। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? सेवा मतदाता। और सेवा मतदाता जो है अपने पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है। जैसे अगर सशस्त्र बल के अगर मान लो आप सदस्य हैं, तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा और आपका वोट जाके वो दे आएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी होम वोटिंग। होम वोटिंग समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब एक नेक्स्ट हमारा इसमें आता है चुनाव से संबंधित चीज़ों में फॉर्म 17C। फॉर्म 17C क्या है? चलिए देखते हैं। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया है कि निर्वाचन नियम फॉर्म 17C के डेटा को मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं देते हैं। मतलब कि निर्वाचन आयोग क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये स्पष्टीकरण दे रहा है कि 17C से जो डेटा दे रहा है, 17C के जो डेटा है उसको मतदान अधिकारियों के अलावा किसी भी अन्य संस्था के साथ साझा करने की अनुमति नहीं है। 17C क्या है? फॉर्म 17C निर्वाचन संचालन नियम 1971 के तहत निर्देशों के साथ संबंध है। इसका प्रथम भाग जो है निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पहला, एक मतदान केंद्र के लिए निर्धारित पात्र मतदाताओं की जानकारी। 17C जो फॉर्म होता है साथियों, इसमें मतदान केंद्र के लिए जो भी निर्धारित जो पात्र मतदाता है उनकी जानकारी होती है। मतदाता जो भी है उनके रजिस्टर में निर्वाचकों की संख्या के बारे में जानकारी है। ऐसे मतदाता जिन्होंने अपने मतदान अधिकार का उपयोग न करने का निर्णय लिया है, ऐसे मतदाता जिन्हें मत देने की अनुमति नहीं दी गई है आदि। इसके दूसरे भाग में निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है, जैसे प्रत्याशी का नाम तथा प्रत्याशियों को प्राप्त कुल मत। ये जो है हमारे दूसरे 17C में जो भी हमारे प्रावधान है वो यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट हमारा ब्रेल साइनेज। ब्रेल साइनेज क्या है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पुदुचेरी का जो निर्वाचन विभाग है इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी 967 मतदान केंद्रों पर ईवीएम में अंग्रेजी और तमिल में ब्रेल साइनेज प्रदान करेगा। ब्रेल साइनेज क्या है? यह कदम जो है दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन मतदाताओं को स्वतंत्र और गोपनीय रूप से अधिकार अपना मत का अधिकार प्रयोग करने में मदद करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जैसे पुदुचेरी का निर्वाचन विभाग अगर 967 उसके यहाँ मतदान केंद्र है तो वहाँ पे ईवीएम में अंग्रेजी और तमिल में ब्रेल साइनेज प्रदान करेगा। ये क्या करेगा कि दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन जो भी मतदाता हैं उनको स्वतंत्र और गोपनीय रूप से मत का अपने अधिकार का उपयोग करने में मदद करेगा। हालांकि ऐसा मतदान चाहें तो अपने साथ सहायता के लिए एक व्यक्ति को ला सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत नियम 49N में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये हमारे जो है निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनको हमने कवर करने की कोशिश की। पहला, अगर हम रिवीजन करते हैं नीचे से तो फटाफट आप देखते चलिए। ब्रेल साइनेज, ब्रेल साइनेज क्या है? ब्रेल साइनेज दृष्टिहीन मतदाताओं को स्वतंत्र और गोपनीय रूप से मताधिकार प्रयोग करने में मदद करेगा। फॉर्म 17C था। फॉर्म 17C क्या है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसमें मतदाताओं मतदान से संबंधित जो भी मतदाताओं की विभिन्न जानकारियों को जो है साझा किया जाता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट था, हमारा नीचे से हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पीछे से हमारा होम वोटिंग था। होम वोटिंग का मतलब आप समझ गए। होम वोटिंग मतदान कर्मचारियों सुरक्षा कर्मचारियों की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया जाएगा। इस दौरान मतदान की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर था हमारा एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र। अभी हमारे उम्मीदवार को अधिकतम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति दे रहे हैं। अब 2 सीटों से अधिक चुनाव आप नहीं लड़ सकते हो। 1996 के पहले जो है एक उम्मीदवार कई मतलब अधिकतम बहुत सारी सीटों पे भी चुनाव वो लड़ सकता था। उसके ठीक ऊपर था साइलेंस पीरियड। साइलेंस पीरियड क्या होता है? 48 घंटे पहले लागू होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पुनर्मतदान कहाँ होता है? पुनर्मतदान
कहाँ-कहाँ होता है, ये इस यहाँ पे दिखाया गया था। प्राकृतिक आपदा, हिंसा, क्षतिग्रस्त हो जाने पे वोटिंग मशीन के, चुनाव रद्द कर दिए जाने के, बूथ कैप्चरिंग की वजह से, ये सब की चीज़ों की वजह से हमारा जो है पुनर्मतदान होता है। चुनाव में नामांकन कौन-कौन करना चाहिए, ठीक है, कौन-कौन कर सकता है ये। फिर आर्टिकल 329 बी क्या है, आर्टिकल 329 निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या इससे संबंधित बातें कही थी, इसकी चर्चा हमने की थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बारे में हमने बहुत डिटेल में समझा था। उसके ऊपर हमने समझा था आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में समझने की कोशिश की थी। फिर उसके ऊपर हमने ईवीएम वीवीपैट से संबंधित बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की। परिसीमन आयोग, कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, राज्य चुनाव आयोग, फिर एक साथ एक चुनाव, इन संबंधित बहुत सारे मुद्दों पे आज हमने जानने की कोशिश की। साथियों, आपके मतलब कि अब हमारा जो चुनाव निर्वाचन से संबंधित जो भी चीज़ें थी, उसको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। हमारा नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है वो संसद या राज्य विधानमंडल या स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली है। निर्वाचन से संबंधित साथियों जो भी क्वेश्चन आती है उससे तो आती ही आती है, लेकिन संसद जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। संसद साथियों एक बहुत ही विस्तारित चैप्टर है, तो इसको हम सोच रहे हैं कि एक एक वीडियो में छोटे छोटे पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। आप निर्वाचन से संबंधित जो वीडियो इसको इसमें कवर करते हैं, फिर संसद और जो भी चीज़ें होंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए, पीटी 365 की एक एक चीज़ें को, जितनी भी पीटी 365 आएगी हर एक चीज़ को हम एक एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। और फटाफट आप रिवीजन, आप कहीं भी बैठे, आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आप इसको देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी और आप अपने तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे संसद और राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकार की जो कार्यप्रणाली है वहाँ पे विस्तार से चर्चा करते हैं। थैंक यू।